हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज जो है वो हम वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैंने सीखा था कि कंजर्वेटिव फोर्स किन फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोगों ने बात किया था कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन जो होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इन सब बातों के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और इसके बाद जो है वो हमारा वर्क डन खत्म हो जाएगा और डन इसके बाद हम एक वीडियो लेक्चर शूट करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्क डन का न्यूमेरिकल्स किया जाएगा। क्लियर। तो तैयार रहेगा। न्यूमेरिकल सीरीज एक तरह से वो रहेगा जिसमें पूरी तरह से वर्क डन का जितना भी अच्छा क्वेश्चंस जो आज तक एग्जाम्स में आए हुए होंगे आईआईटी मेडिकल्स वगैरह में, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एट लास्ट आफ्टर ऑल न्यूमेरिकल सॉल्विंग के बाद उसके बाद जो है एक लंबा सा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटे का जिसमें फुल वर्क डन का वीडियो होगा, यानी कि पूरी वो वर्क डन का लेक्चर होगा। यानी कि अगर आप उस लेक्चर को सिर्फ देख लो तो आपको पूरी वर्क डन रिवाइज हो जाएगी। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आपको उस वीडियोज में उतना डिटेलिंग नहीं मिल पाएगा क्योंकि उतना डिटेलिंग करने में वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मेन पॉइंट जो है वर्क डन का मैं उसको वहाँ पर जरूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों, जिस तरह से कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है बिल्कुल उसका अपोजिट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता था संरक्षी बल। इसी तरह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है बच्चों असंरक्षी बल। तो अब बात आती है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो डेफिनेशन है वो होता है कि फोर्स इज said to be non-conservative if work done by or against the force depend on path। यानी कि वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता था बच्चों, कि कंजर्वेटिव फोर्स का डिफिनेशन था कि फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव व्हेन वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। बट यहाँ पे क्या है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन पाथ। हिंदी में कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो मार्ग के ऊपर निर्भर नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर जो है कि असंरक्षी बल किसे कहेंगे, तो वैसे बल जिसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो मार्ग के ऊपर निर्भर करता है, मार्ग यानी कि रास्ते के ऊपर निर्भर करता है, तो वो क्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है असंरक्षी बल यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहेंगे बच्चों, तो फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड ऑन पाथ। क्लियर, यहां तक की क्लियर कहानी। इसके बाद कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स आते हैं, तो सबसे पहले हो गया बच्चों आपका फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद इसमें टेंशन फोर्स, इसके बाद इसमें आ गया आपका नॉर्मल फोर्स, और बताएं, और विस्कोसियस फोर्स, और बताएं, और लिख लीजिए एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ये सभी जो फोर्सेस है वो क्या है, वो नॉन कंजर्वेटिव है। यानी कि
फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल, टेंशन फोर्स, तनाव बल, नॉर्मल फोर्स, समान बल, विस्कोसियस फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स, ये सारे फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। और अगर ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो इन सारे फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पाथ के ऊपर। यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा जो वर्क डन जो होता है वो क्या वो रियल में पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्या रियल में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो गाइस मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो कोई जरूरी नहीं कि वर्क डन जीरो होगा। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो कोई जरूरी नहीं कि वर्क डन जो है वो जीरो होगा। तो हम उसकी भी बात यहाँ पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो है क्या ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्या जो असंरक्षित बल है वो मार्ग के ऊपर निर्भर करता है, और करता है तो कैसे, आइए देखते हैं। बच्चों हम मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, क्लियर। एक काम करें, इस ऑब्जेक्ट को हमें यहां से यहां लेकर जाना है, एक फोर्स इसके ऊपर हम लगाएंगे और उसको यहां से हम यहां लेकर आ जाएंगे, ठीक है। ये कोई सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको हटाओ इस लाइन को, इसके ऊपर हम एक 4 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, इसकी मास है 2 kg, और इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से यहां लेके आ गए। तो एक तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट दिया बच्चों, मान लेते हैं कि 6 मीटर। तो इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बच्चों बी। ये हो गया पॉइंट ए से इसको बी पर लेके जाना है। दूसरा इसको लेकर जाने का रास्ता क्या है कि इसी ऑब्जेक्ट को आप यहां से ऐसे लेकर चले जाइए और यहां से ऐसे लेकर चले जाइए और यहां से ऐसे, फिर आप इसको यहां पर आप लेते आइए। यानी कि आप इसको ए से सी पर लेके चले जाइए, सी से डी लेके चले जाइए और डी से फिर पुनः बी पर आ जाइए। तो एक ये भी रास्ता है ना, इसे लेकर आने का। तो ए 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा, ये तो क्लियर सी बात है। ये मान लेते हैं बच्चों कि ये दिया हुआ है 4 मीटर, यहाँ वाला पाथ जो है वो क्या है, 4 मीटर है। तो ये वाला भी पाथ कितना हो जाएगा, 4 मीटर, क्लियर। अब देखिए एक फिगर ऐसा समझ में आएगा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से हम पेश करते हैं तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा इस फिगर को। बच्चों ऐसा है कि एक टेबल है, ठीक है। एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को हमें डिस्प्लेस करके यहां से ऐसे ला सकते हैं, या फिर इसी टेबल पे इसको इधर घसका के ले गए और फिर इसको ऐसे ले गए और फिर इसको यहाँ पे लेके आ गए, है ना। इस टेबल के ऊपर इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा, इसको हम घसका के यहाँ से यहाँ पर ले गए, फिर हम इसको यहाँ से ऐसे ले गए, फिर यहाँ से इसको ऐसे ले गए और फिर यहाँ से फाइनली यहाँ लाए। यानी कि पहले थी पॉइंट ए पर, अब आ गई पॉइंट बी के ऊपर, पहले थी पॉइंट ए पर, अब आ गई पॉइंट बी के पर। इसका मान लिया कि ऑब्जेक्ट का मास दिया बच्चों एम। अब होता है क्या कि जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ हम लेकर जाएंगे, एक फोर्स लगाकर हम इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाते हैं, तो होगा क्या कि इसके हमेशा एक आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन करती है तो उसके मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या लगता है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से बी की तरफ आ रही होगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू होता है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, क्लियर। अच्छा यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है बच्चों 2 मीटर, यहाँ से यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तो और यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ भी ये वाली भी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1 मीटर, ठीक है। अब देखिए
ऑब्जेक्ट जब टेबल के ऊपर रखा हुआ है, मान लें कि ये टेबल हो, इस टेबल के ऊपर इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। मान लीजिए बच्चों की ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको डिस्प्लेस करके हमें इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, या पुश करे या पुल करे, और इसको हमें इस डायरेक्शन में लेके यहाँ पर चले आना है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेकर गए तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हमारे तरफ, यानी कि इस तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका कुछ ना कुछ इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो इसी तरह टेबल और ऑब्जेक्ट के बीच में एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि म्यू दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है। क्लियर? अब जो है इस टेबल के ऊपर अगर हम बात करें नॉर्मल फोर्स की, तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगती है? तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पर पॉइंट मास से बनाए बच्चों, पॉइंट मास डायग्राम यहाँ पर, तो देखिए ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, नीचे की तरफ ये जो फोर्स लगा रहा है कितना लगा रहा है? तो mg फोर्स लगा रहा होगा, नीचे की तरफ mg फोर्स, और इस तरफ जो है वो अप्लाइड फोर्स F है, और इस तरफ जो है बच्चों वो फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f लग रहा है। क्लियर? अप्लाइड फोर्स मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो लग रहा है वो है बच्चों 4 न्यूटन, और इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ था कितना, बताए थे हम शुरू में कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ है, तो वो है 2 kg। क्लियर? तो समझ में आया कि इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर, नीचे की तरफ mg फोर्स। क्लियर? अब देखिए अब क्या बच्चों, यहां से देखिए कि नॉर्मल फोर्स mg फोर्स का क्या है? इक्वल है, यानी कि m जो है वो किसके बराबर है? तो mg के बराबर है। तो क्या हम यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू को म्यू लिख देंगे और m की जगह mg लिख सकते हैं। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया बच्चों कितना? तो म्यू mg। क्लियर? अब देखिए कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रही, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रही थी तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा था? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थी इस डायरेक्शन में और फोर्स वेक्टर था इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना था? 180 डिग्री, यानी कि थीटा कितनी थी? तो 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 डिग्री, तो अब यहाँ से हम अगर वर्क डन लिखे, वर्क डन कहां से? तो पाथ ए से बी, यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? एफ एस कॉस थीटा। तो एफ कितना है? तो एफ है म्यू एम जी और एस कॉस थीटा। तो म्यू कितना है बच्चों? तो म्यू है 0.2, ए हो गया 0.2 इंटू एम कितना है? तो 2 है, और g कितना है? तो 10 ले लेते हैं। s कितना है बच्चों? तो s यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर, और cos थीटा कितना है? तो 180 डिग्री है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 0.2 तो 10, तो 10 से 10 तो इसका पॉइंट मर गया है ना, तो हो गया 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 इंटू और cos 180, सॉरी यहाँ पर cos 180 ना, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो वो होता है -1। तो 8 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना आ जाएगा बच्चों? तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा -8 जूल। क्लियर? तो यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पर जा रही थी तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया बच्चों? -8 जूल। अब हमें चेक करना है कि क्या जब ऑब्जेक्ट बी से यहाँ पर सी पर जाएगी, यानी कि बी से सी और ए से सी और सी से डी और फिर डी से बी आएगी, तो क्या वर्क डन -8 जूल ही आता है या फिर 8 जूल से डिफरेंट आता है? अगर ये ऑब्जेक्ट का अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट अगर -8 जूल आता है, तो इसका मतलब कि ये फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव है। क्योंकि अगर ये नॉन कंजर्वेटिव होगा तो क्या होना चाहिए? अलग आना चाहिए, क्योंकि इधर का पाथ ज्यादा लंबा है, इधर का पाथ कम लंबा है, यानी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है, तो इसमें वर्क डन भी कहीं ना कहीं अलग अलग आना चाहिए। क्लियर? तो अब किस तरह से, तो अब इसको हम किस तरह से ले जा रहे हैं तो वो देखिए। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ ऐसे स्लाइड करेंगे, यहाँ स्लाइड करने के बाद इसको फिर आगे ले जाएंगे,
और आगे ले जाने के बाद अब इसको हम यहाँ लेके आ जाएंगे। इस तरह से हम इस ऑब्जेक्ट को अब डिस्प्लेस किए। किस तरह से बच्चों, फिर से एक बार आप देखेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पहले मैंने ले गया, फिर यहाँ से यहाँ ले गया, फिर यहाँ से यहाँ ले गया, यानी कि एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, यानी कि तीसरे स्टेप में ऑब्जेक्ट ये फाइनली यहाँ पर फिर से पहुंचा है। तो आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अब जो है वो हमारा वर्क डन क्या आता है। अब अगर देखिए बच्चों, तो अभी भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रही थी, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रही थी, तो अभी भी इसके ऊपर वही नॉर्मल फोर्स लग रहा था, वही mg फोर्स लग रहा था। जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रही थी, तो अभी भी इसके ऊपर वही नॉर्मल फोर्स लग रहा था, वही mg फोर्स लग रहा था। और जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आई, तो भी इसके ऊपर वही नॉर्मल फोर्स और वही mg फोर्स लग रहा था, है ना। बस फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन जो है वो हर जगह क्या हो रहा था, मोशन अलग अलग डायरेक्शन में था, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा था। तो अब हम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी तो कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो है वर्क डन हमें ए से सी और सी से डी और फिर डी से बी कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है वो हम आगे की बात करते हैं, या फिर जल्दी से इसको आप अगर छाप रहे तो जल्दी से इसको छाप ले। चलिए हो गया। चलिए तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ऊपर वाले को सिर्फ मिटाते हैं इतना, इसके बाद नीचे वाले को सिर्फ छोड़ देते हैं। तो ये लीजिए, तो यहां पर बच्चों मैंने वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें निकालना है कि वर्क डन कहां से कहां, ए से सी तक, वर्क डन बाय पाथ ए टू सी। तो ए से सी जाने में हमें वर्क डन क्या होगा, तो फिर से लिखेंगे बच्चों एफ एस कॉस थीटा, और एफ एस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो फिर से हमारा फोर्स कितना आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट हमें कैलकुलेट करना है। कब, जब ए से सी जा रहे हैं तब, और हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स फिर से हमारा क्या आ जाएगा, तो वही म्यू एम जी आ जाएगा। तो फोर्स की जगह हमने क्या लिख दिया, म्यू एम जी, और इस बार एस यानी कि म्यू एम जी एस, और कॉस थीटा फिर से हमारा कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि देखिए इस तरफ जा रहा ऑब्जेक्ट यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस तरफ हमारा फोर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। तो यानी कि कॉस थीटा, तो कॉस कितना 180 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा बच्चों कि म्यू को तो हम 0.2 ही लिखेंगे, 0.2 दिया हुआ है, एम तो 2 लिख देंगे, जी कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, और एस कितना दिया हुआ है बच्चों, तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर इनटू, और cos 180 हो जाएगा -1, तो यहां से आ गया बच्चों 0.2, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 मर जाएगा इस पॉइंट से, तो 2 2 जा 4, यानी कि आ जाएगा 4 इंटू 1 तो 4, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4 जूल। यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए से सी कितना आया बच्चों, तो -4 जूल आया। क्लियर। तो वर्क डन ए से सी हमारा यहाँ पर निकल गया। यहाँ पर हमारा वर्क, यहाँ पे लिख लेते हैं कि वर्क डन ए से सी हमारा कितना आ गया, तो वो आ गया बच्चों -4 जूल। देखिए जब इस रास्ते से गए तो वर्क डन, ए से बी गए थे तो वर्क डन हमारा आया था -8 जूल। जब हम ए से सी गए तो वर्क डन हमारा -4 जूल, यानी कि कहीं ना कहीं हमें इससे जाहिर सी बात है कि हमें इससे मालूम पड़ रहा है कि वर्क डन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो पाथ के ऊपर। ये वाला पाथ कहीं ना कहीं 1 मीटर है, 2 मीटर, तो ये वाला पाथ ज्यादा लंबा था, तो इसलिए वर्क डन इसमें कितना आ गया, ज्यादा आ गया, -8 जूल आ गया। ये वाला वर्क डन जो क्या था, ये वाला जो पाथ जो क्या था वो कम है, 1 मीटर ही है, तो इसमें वर्क डन कितना आ गया, -4 जूल आ गया। क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं वर्क डन फ्रॉम सी टू डी। अब अगर हम बच्चों वर्क डन फ्रॉम सी टू डी कैलकुलेट करें तो फिर से क्या लिखेंगे, तो फिर से लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, तो एफ कितना आएगा, तो फिर से वही आएगा म्यू एम जी। तो पता है उसमें सारा मैंने आपको बता दिया डायग्राम करके कि ऊपर की तरफ क्या लगता है नॉर्मल, नीचे की तरफ एम जी, और जिस तरफ अप्लाइड फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो म्यू एम जी एस और कॉस कितना, तो कॉस 180 डिग्री। ठीक है बच्चों।
अब यहाँ से देखिए म्यू कितना दिया हुआ है, तो 0.2 है। एम कितना है बच्चों, तो 2 kg है। जी कितना है, 10 है। और एस कितना है, तो इस बार सी से डी का जो डिस्प्लेसमेंट है एस है वो है 2 मीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 मीटर इंटू कॉस 180 कितना होता है बच्चों, तो वो होता है -1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 0.2 है, तो 0.2 तो जब ये पॉइंट हटेगा तो ये 10 मर जाएगा, तो बच जाएगा 2। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और ये -1 है, तो -8 -8 आ जाएगा कि 8 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 जूल। यानी कि इस बार जो वर्क डन सी से डी में जो हुआ वो कितना हो गया, यानी कि वर्क डन फ्रॉम सी टू डी कितना हो गया बच्चों, तो फिर से आ गया हमारा -8 जूल। क्लियर। और अब जो है हमें डी से बी पर लाना है, यानी कि फिर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है कि वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। तो फिर से हम लिखेंगे कि एफ एस कॉस थीटा और एफ एस कॉस थीटा, तो एफ फिर से हमारा कितना आएगा, म्यू एम जी आएगा। बहुत आसान है, बस एक ही चीज को 10 बार करते चलना, कोई बात नहीं, करेंगे क्या जाता है। म्यू एम जी एस कॉस कितना बच्चों, 180 डिग्री, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट नीचे के तरफ, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल। अच्छा याद आ गया, एंटी पैरेलल से वेक्टर में आपने जब पढ़ा हो कि जब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल होते हैं तो उसके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, इसका मतलब कि वो वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। और जब वेक्टर के बीच की एंगल जो है वो 180 डिग्री होते हैं तो उसकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। अगर आपसे कभी कोई पूछे या फिर पूछा जाता है क्वेश्चंस कि दो वेक्टर के बीच का मिनिमम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितने डिग्री एंगल पे होता है, तो 180 डिग्री पे। और मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है, तो जब उसके दोनों के बीच की एंगल कितनी होती है, तो 0 डिग्री होती है तब। ठीक है, खैर, तो म्यू एम जी एस कॉस 180, म्यू कितना है बच्चों, तो म्यू है 0.2, एम कितना है 2, जी कितना है 10, एस कितना है यहाँ से यहाँ 1 मीटर, और कॉस 180 -1 तो हो गया, ये पॉइंट से 10 मर गया तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 इंटू -1 तो हो जाएगा -4 जूल। यानी कि फिर से हमारा वर्क डन फ्रॉम डी से बी हमारा कितना आ गया बच्चों, तो वो आ गया -4 जूल। क्लियर क्लियर। अब आप कुल वर्क डन ए से सी, सी से डी, डी से बी जाने में कितना किया वो आप कैलकुलेट कर ले एक बार। और एक बार आप ए से बी, तो ए से बी तो हमें पता है कि ए से बी हमें जो वर्क डन जो हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी ऑन दिस ऑब्जेक्ट कितना है, -8 जूल है। और अब जो है वर्क डन फ्रॉम वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू सी, सी टू डी एंड डी टू बी कितना होगा, तो -4 जूल प्लस -8 जूल प्लस -4 जूल। आप इसको प्लस करके देख लीजिए कितना आएगा, 4 4 12 सॉरी 4 4 8 है, 8 4 12 12 4 कितना होता है 16, यानी कि -16 जूल, 16 जूल। यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आ गया बच्चों, एक पाथ से आ रहा है -8 जूल, और वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना आ रहा है, तो -16 जूल, -16 जूल। यानी कि अगर हम यहां से यहां सीधा जाएंगे तो हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट कितना होगा, तो -8 जूल होगा। लेकिन अगर वही हम इतना अगर घूम के यहां से यहां ऐसे जाएंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट कितना होगा, -16 जूल होगा। तो इससे साबित होती है कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है पाथ के ऊपर। ये वाला पाथ ज्यादा लंबा था तो इसलिए हमारा क्या आ गया, वर्क डन हमारा क्या आ गया, -16 जूल आया। लेकिन यही अगर ये वाला पाथ क्या था, छोटा था, तो हमारा वर्क डन कितना आया, सिर्फ और सिर्फ -8 जूल। क्लियर। यानी कि कहने का मतलब कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से यहां सिर्फ लेकर जाएं तो वर्क डन कितना आता है, -8 जूल आता है। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां से यहां और यहां से यहां लेकर जाएं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना आता है, -16 जूल आता है। तो ए वाला पाथ यहां से यहां जब हम जा रहे हैं, यहां से यहां, तो जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो ये वाला पाथ क्या है, कम है, तो वर्क डन कितना आया, सिर्फ -8 जूल आया।
लेकिन वही अगर हम इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि ये वाला पाथ क्या है, ज्यादा लंबा है, और जब ये वाला पाथ ज्यादा लंबा है तो क्या आ गया, वर्क डन -16 जूल आ गया। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर। अब जो है मैंने बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो ये कोई जरूरी नहीं कि वर्क डन भी क्या है, जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो कोई जरूरी नहीं कि वर्क डन जो है वो जीरो होगा। उसके बारे में बात करें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर नेक्स्ट हो गया। चलिए तो यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करके किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट्स ओनली डिपेंड ऑन पाथ। यानी कि असंरक्षित बल द्वारा किया गया जो कार्य जो है वो क्या, तो आरंभिक और अंतिम बिंदु के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये किस चीज के ऊपर निर्भर करता है, तो यह जो है वो मार्ग के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां पर लिख लीजिए एक पॉइंट बना के कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स does not depend on initial and final position। यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि वर्क डन बाय नॉन, यानी कि असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो आरंभिक और अंतिम बिंदु के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इस किस चीज के ऊपर निर्भर करता है, तो ये पाथ के ऊपर निर्भर करता है। एक और यहां पर पॉइंट लिखिए कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स work done by non-conservative force in the closed path will not be zero। यानी कि बंद परिपथ में असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य नहीं होगा। यानी कि बंद परिपथ में असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य नहीं होगा। जैसे कैसे, तो वो देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास फिर से 2 kg ही रखते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर यहां से यहां आ गया, ठीक है, मास कितना, 2 kg। अब उसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये पॉइंट ए से कहाँ गया, पॉइंट बी पर। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं 6 मीटर। अब उसी ऑब्जेक्ट को बच्चों, इसी ऑब्जेक्ट को फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लेकर आया गया है, और वही सेम फोर्स अप्लाइड किया गया है, कितने का, 4 न्यूटन का। मास वही है इसका 2 kg, क्योंकि सेम प्रोसीजर हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, कितना, 6 मीटर। अब देखिए हम क्या थे कि पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेकर गए और फिर इसको यहाँ से यहाँ वापस लेकर आ गए, तो उसी को हम अलग अलग बना दिए हैं कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रही थी, यानी कि अभी इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और अब इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, वेक्टर एस। यानी कि अब यहाँ से यहाँ, यानी कि ए से बी गई और फिर बी से ए वापस आ गई, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, शून्य हो गया। और जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन का फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जीरो, तो वर्क डन तो जीरो होना चाहिए, तो जी नहीं। वैसा जो है वो कब होता है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि संरक्षित बल के केस में होता है, क्योंकि एक क्लोज पाथ बन गया ना, हम गए यहाँ से यहाँ, फिर हम वापस आ गए यहाँ,
तो एक क्लोज पाथ हो गया, क्लोज पाथ में वर्क डन क्या हो जाता है, 0 बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन वही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ पर भी वर्क डन 0 नहीं होता है। अब देखिए भाई इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रही होगी तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, तो इस सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है 0.2, यानी कि एक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहाँ से भी जब ये ऑब्जेक्ट वापस बी से ए आ रही होगी तो इसमें भी एक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू लग रहा होगा 0.2 का, ठीक है। तो जब बच्चों यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट जा रही है, इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि mg फोर्स, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, इस तरफ लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स और इस तरफ अप्लाइड फोर्स। यानी कि अगर इसके हम पॉइंट मास डायग्राम बनाएं तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, नीचे की तरफ mg फोर्स, इस तरफ हो जाएगा हमारा अप्लाइड फोर्स यानी कि 4 न्यूटन का, और इस तरफ हो जाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ से देखें तो नॉर्मल फोर्स mg फोर्स के बराबर है, यानी कि n बराबर क्या है, तो mg और हमें f निकालना है, स्मॉल f। स्मॉल f क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो म्यू n होता है। तो म्यू और n की जगह मैंने लिख दिया mg, तो यहाँ से मिल गया हमें स्मॉल f बराबर क्या मिल गया, म्यू mg मिल गया। अब यहाँ से यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगी तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहाँ पे अच्छी एक चीज और देखिए कि ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ और इसका फोर्स वेक्टर जो है इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना है 180 डिग्री है। अब हम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर निकाले, ए टू, अगर म्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं कि म्यू इक्वल टू 0.2, अगर हम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर लिखते हैं तो कितना आता है बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है, तो एफ है म्यू एम जी, एस कॉस कितना, तो 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। अब देखिए म्यू कितना है बच्चों 0.2 है, एम कितना है तो 2 है, जी कितना 10 है, और एस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का एस है 6 मीटर, तो 6 मीटर और कॉस 180 होता है -1। तो इस पॉइंट से इसका 10 मर जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा कि वर्क डन फ्रॉम ए से बी कितना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 24 इंटू -1 हो जाएगा -24, यानी कि -24 जूल। यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाएगी तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा -24 जूल। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें बी से ए पर लेकर आना है, तो अब जब इधर को आ रहा है तो अप्लाइड फोर्स जो है अभी इधर को हो जाएगा F, और इस तरफ क्या हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि इसका जो है अब जो है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किधर होती है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास, और इस तरफ हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस तरफ हो गया हमारा फोर्स वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। कब, जब बी से ए पर आ रहा तब, जब बी से ए पर आ रहा तब। तो अब देखिए तो यहाँ से फिर हम लिखेंगे कि वर्क डन फ्रॉम बी टू ए कितना हो जाएगा, तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, और एफ एस कॉस थीटा, तो फिर से देखिए वही एन बराबर एम जी है, तो एफ एन बराबर एम जी, तो एफ बराबर म्यू एन और एफ बराबर म्यू एम जी फिर से आएगा। तो यहाँ पर फिर से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की जगह क्या हो जाएगा म्यू एम जी एस कॉस थीटा, और हो जाएगा म्यू कितना दिया हुआ है, तो म्यू जो है यहाँ पर 0.2 है, तो 0.2 इंटू एम कितना है, तो 2 kg है, तो 2 इंटू जी 10, और एस कितना है, तो यहाँ से यहाँ वही ऐसे डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर, तो 6 इंटू कॉस 180 होता है -1, यहाँ पे लिख देते हैं cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होता है -1। तो अब देख ले पॉइंट से कितनी है, इसका 10 मर जाएगा तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, और 24 इंटू -1 तो हो जाएगा -24 जूल। अब देखिए कुल मिलाकर वर्क डन जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी पर गई और फिर बी से ए पर आई तो वर्क डन कितना हो गया, तो -24 प्लस -24, यानी कि -24 प्लस -24 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि -48 जूल। यानी कि वर्क डन जो है वो 0 नहीं आया, वर्क डन कितना आ गया -48 जूल, यानी कि
वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता तो वर्क डन क्या हो जाता, जीरो हो जाता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया था। लेकिन नहीं, ये जो वर्क डन जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर, यानी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन पाथ, इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए बस यही इतना। अब जो है हमारा वर्क डन खत्म हो गया, क्योंकि मैंने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सारा मैंने बतला दिया। तो वर्क डन का कहानी हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क डन के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की, उस न्यूमेरिकल्स को लेकर आएंगे और सोल्व करेंगे अच्छा प्यारा प्यारा सा न्यूमेरिकल जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए होंगे। तो आज के लिए बस यही इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। और नेक्स्ट क्लास बिल्कुल आप नेक्स्ट क्लास का जो लेक्चर जो है वो बिल्कुल देखिएगा, और हम कोशिश करेंगे लाइव क्लास की, कि जब वो जो क्वेश्चन डिस्कशंस का जो क्लास है वो हम लाइव ले सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।